नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड एलटी के पार्ट 1 से रिलेटेड हैं और एजुकेशन साइकोलॉजी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। और स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। व्यक्तित्व की किस परिभाषा से व्यक्ति के बाहरी पक्ष यानी शारीरिक रचना, रंग रूप, शारीरिक बनावट आदि पर आधारित है? तो व्यक्ति के बाहरी पक्ष की बात की जा रही है। व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो उसमें बाहरी एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल की बात की जा रही है जिसमें शारीरिक रचना, रंग रूप, शारीरिक बनावट आदि पर आधारित है। कौन सी परिभाषा इसमें आधारित है ये पूछा जा रहा है। तो कभी भी किसी व्यक्ति के आप शरीर रचना को देखते हैं, उसका रंग रूप देख के या उसकी शारीरिक बनावट को देख के आप कहते हैं कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो बाहरी रूप को देख के जो हम कहते हैं तो किस पर आधारित है पूछा जा रहा है। सतही परिभाषा, सरफेस लेवल के, तात्विक, संकलनात्मक या प्रतिक्रिया दृष्टिकोण परिभाषा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिक्रिया दृष्टिकोण परिभाषा से। तो साथियों कल यहाँ पे हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए तो उसका मेन कारण क्या था कि स्वास्थ्य सही नहीं था। आज भी इतना एकदम तो फिट जो है फील नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक जो अपना टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलने की यहाँ पे कोशिश है। और बहुत से साथियों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बुक्स के बारे में पूछ रहे थे। बुक्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है। जब उत्तराखंड एलटी का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे थे तो किसी पर्टिकुलर बुक से आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे या पर्टिकुलर बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक कलेक्शन टाइप का हमारे द्वारा लिया जाता है। और अगर आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी पर्टिकुलर बुक पे डिपेंड भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बुक्स को आपको अलग अलग बुक्स से ये टॉपिक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलग अलग बुक्स में, ठीक। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बांटा गया है? क्रेस्मर ने जो है व्यक्तित्व को 4 प्रकारों में बांटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 प्रकार इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? स्थूलकाय बता रखा है, कृशकाय बता रखा है, इसके अलावा पुष्टकाय, और चौथा इन्होंने बताया कुगठित करके। स्थूलकाय यानी कि बात करें तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका कद छोटा होता है और ये हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, ठीक है। दूसरे अगर बात करें पिकनिक यानी कि जिनको गोल मटोल भी बोला जाता है, ठीक है। छोटे कद छोटा रहता है, गोल मटोल टाइप के रहते हैं, बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहते हैं और मिलनसार होते हैं। दूसरा एस्थेनिक करके बोला जाता है, जिनको हम बोल सकते हैं एस्थेनिक यानी कि ये दुबले पतले होते हैं, ठीक, दुबले पतले और लंबे होते हैं। इनका स्वभाव शांत और भावुक निष्क्रिय होता है, ठीक है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है। तीसरा पुष्टकाय यानी कि एथलेटिक जिसको बोला जाता है, हष्टपुष्ट बोलते हैं इनको, जिसमें अधिकतर खिलाड़ी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन। तो इस टाइप की अगर बात की जाए तो व्यक्ति की कमर पतली, कंधा चौड़ा होता है। ये ना तो ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे, व्यवहार कुशल होते हैं और इनका स्वभाव जो है सक्रिय देखने को मिलता है। लास्ट का कुगठित है यानी कि डिश प्लास्टिक टाइप इसको बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति 3 जो पहले की श्रेणियाँ हैं उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं, ठीक, और विकृत श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सेल्डन के अनुसार अलग है, ठीक है, उन्होंने अलग प्रकार बता रखे हैं व्यक्तित्व के। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्न में से किसके अनुसार मनोविकृति व्यक्तित्व वाले जो है व्यक्ति में क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति, क्रूरता का गुण। ये देखिए यहाँ पे कॉमा मेरे हिसाब से गलत लगा है। क्षीण एकाग्रता जो है लंबे समय तक नहीं बना पाते हैं, एकाग्र नहीं रह पाते हैं, लंबे समय तक चीज़ों को जो है याद भी नहीं रख पाते हैं, और क्रूरता का गुण में इनमें अधिक होता है। ये डेफिनेशन किसने दी है मनोविकृति वाले व्यक्तियों के संबंध में? आइजेंक की डेफिनेशन है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शक्तिहीन व्यक्तित्व। शक्तिहीन का मतलब है पावर की कमी होना, ठीक है, शरीर में। तो इस प्रकार के व्यक्ति, देखिए व्यक्ति का शरीर हष्टपुष्ट स्वस्थ होता है, सीना चौड़ा होता है, तो ये शक्तिहीन तो नहीं होगा, ठीक है। एक इस तरह के व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और एकाग्र होता है, इच्छा शक्ति मजबूत है और एकाग्र है, तो ये भी शक्तिहीन तो नहीं है। इस तरह के व्यक्ति दुबला पतला, छोटे कंधे वाला और भुजाएं पतली, सीना छोटा होता है, मुंह की बनावट कोण जैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो जो शक्तिहीन व्यक्तित्व की परिभाषा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5th नंबर का क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल से आज तक जो है शिक्षक को किस रूप में स्वीकारा जाता है? तो प्राचीन काल से आज तक जो है शिक्षक को ईमानदार व्यक्तित्व, कर्तव्य व्यक्तित्व या आदर्श व्यक्ति, तो आदर्श व्यक्ति के रूप में जो है स्वीकारा जाता है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं किनके अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा है? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है या बुद्धि कार्य करने की योग्यता है
कार्य करने की, वुडवर्थ, ठीक है, वर्क, वुडवर्क ऐसे याद रख सकते हैं, कार्य करने की। और बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा है? इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकिंघम की ये डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? बकिंघम की है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा है? बकिंघम ने कहा हुआ है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा ग्रीन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक। इसमें बात की जाए तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम की डेफिनेशन है। और बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, ये किसने कह रखा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। और यहीं पे बात की जाए तो बोरिंग की डेफिनेशन अलग है, और बकिंघम के अनुसार जो है बुद्धि सीखने की योग्यता है, या बुद्धि वो है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, 6th का। 7th नंबर के क्वेश्चन आपके सामने है। 7th नंबर का क्वेश्चन कहता है, गैरेट ने किस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है? गैरेट ने किस बुद्धि का संबंध जो है पुस्तकीय ज्ञान से होता है? गैरेट के अकॉर्डिंग जो है किस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, ये कहा जा रहा है। तो पुस्तकीय ज्ञान से संबंध किसका होता है? अमूर्त बुद्धि का, अमूर्त बुद्धि का होता है संबंध, ठीक है। मूर्त का मतलब जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, अमूर्त, ठीक। आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं इसको, जिसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। एक कंक्रीट होता है, कंकड़ को आप देख सकते हैं सामने, एब्स्ट्रैक्ट को नहीं देख पाएंगे। निम्न में ऐसे किस सिद्धांत ने का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने वर्ष 1904 में किया? तो स्पीयरमैन ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1904 में, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इन्होंने किया था द्विकारक सिद्धांत का। इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्विकारक सिद्धांत का किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, एक जनरल थियरी, एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि उन्होंने बताई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। पूछ है इस क्वेश्चन में, निम्न में से किसने जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया? बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत जो है ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक की बहु आपने पढ़ा होगा, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत जो है आरवी कैटल का है। और स्टेनबर्ग की बात की जाए तो इन्होंने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत को कितने उपसिद्धांत बताए? अब रॉबर्ट स्टेनबर्ग की बात की जाए, जो स्टेनबर्ग करके यहाँ पे दिया है, ठीक है। स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत के कितने उपसिद्धांत बताए? तो इन्होंने कितने बताए थे इसकी अगर बात की जाए तो इन्होंने 3 उपसिद्धांत बताए थे। कितने बताए थे? 3 उपसिद्धांत बताए थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 उपसिद्धांत इन्होंने कौन कौन से बताए थे? जिसमें एक तो इन्होंने बताया था संदर्भात्मक, संदर्भ से संबंधित, दूसरा अनुभव से संबंधित, और तीसरा घटक। तो क्या क्या बताए थे? संदर्भ, दूसरा अनुभवजन्य, और तीसरा घटक करके इन्होंने बताए थे। ये 3 सिद्धांत, 3 उपसिद्धांत, ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत। यदि किसी बालक की मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि IQ का फॉर्मूला क्या है? देखिए, IQ इक्वल टू MA/CA × 100 था। तो MA कितना है हमारे पास? MA है हमारे पास 10, और CA कितना है? 8 वर्ष है, × 100 हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट रहे हैं 5 टाइम, और 8 को भी काट दिया 4 टाइम, ठीक है। तो 4 से हम 100 को काट दिया कितने टाइम? 25 टाइम। 25 × 5 हो जाएगा, तो 25 पंचे 125 इसको बोलते हैं। 25 5 जा 125। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्धि परीक्षण बल का इतिहास है। तो 1912 में C.H. राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, जिसका नाम हिंदुस्तानी विनय परीक्षण रखा गया।
इसी में दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, हिंदुस्तान जो है वर्ष 1927 में डॉक्टर जे मानरो ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सी ऑप्शन है 1954 में मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात की जाए, करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है, देखिए, बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हम बालक को क्या प्रदान कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हम बालक को क्या प्रदान कर सकते हैं, तो वातावरण, खेलने की वस्तुएं, उसके उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालक को हम बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था जो है प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक के अंतर्गत व्यक्ति अन्यों की भावनाओं, जरूरतों तथा परिप्रेक्ष्यों के प्रति जागरूकता लाता है। संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक के अंतर्गत, तो कौन सा घटक है जिसके अंतर्गत ये जो है अन्य लोगों की अगर भावनाओं, जरूरतों और परिप्रेक्ष्यों के प्रति जागरूकता लाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अनुभूति करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अनुभूति के अंतर्गत व्यक्ति जो है अन्यों की भावनाओं, जरूरतों और परिप्रेक्ष्यों के प्रति जागरूकता लाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से योग्यता का अभिप्राय है। योग्यता का क्या अभिप्राय है, ये पूछा जा रहा है। तो योग्यता क्या है, कुछ सीखने का स्वाभाविक क्षमता है। किसी चीज़ को सीखने की क्या है, स्वाभाविक क्षमता है, इसको योग्यता कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता का महत्व को दर्शाता है। योग्यता के महत्व को कौन सा दर्शाता है, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो पहले नंबर का है, योग्यता के महत्व से व्यक्ति को यह निश्चित होना चाहिए कि उसने आवश्यकता कौशल सीख लिया है। ठीक है, आवश्यकता कौशल सीख लिया। आवश्यकता क्या है उसकी, योग्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपेक्षित लचीलापन, जुनून और नेतृत्व कौशल प्रदान करती है। ये भी सही है। यदि कोई सफल होना चाहता है तो योग्यता महत्वपूर्ण है, ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, देखिए, निम्न में से योग्यता मापने में शामिल है माता पिता की व्यावसायिक स्थिति, शिक्षक का अवलोकन, विद्यार्थियों द्वारा चयनित शौक और रुचि, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की अगर आंसर की बात की जाए तो इसमें ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्किनर के अनुसार जो है अधिगम यानी कि सीखने का अर्थ है सीखना, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये इनकी डेफिनेशन है। तो ए ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण के स्तर के आधार पर अधिगम के कितने प्रकार हैं। शिक्षण के स्तर के आधार पर जो अगर बात की जाए अधिगम के 3 प्रकार हैं। अधिगम कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। शिक्षण की अगर बात की जाए टीचिंग लेवल के आधार पर, तो इसमें जिसमें एक बोला जाता है चिंतन स्तर पर आधारित, ठीक है, दूसरा अवबोध और तीसरा स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ये थिंकिंग लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो स्मृति स्तर सबसे लो लेवल का होता है, निम्नतम स्तर होता है, और सबसे उच्चतम क्या होता है, चिंतन। ठीक, स्मृति स्तर में वो आ जाता है जिसमें रटी रटाई चीज़ें आती हैं मेमोरी लेवल पर, और चिंतन में आपको पता है थॉटफुलनेस, विचारों की परिपक्वता यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, चिंतन करना, मनन करना जो है सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है, जिसको अगर बात की जाए समस्या समाधान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्न में से अच्छे शिक्षक के गुण हैं। स्पष्ट निर्देश, बच्चे की मानसिक क्षमता को पहचानना, विषय वस्तु पर पर्याप्त ज्ञान। तो ये सभी जो है अच्छे शिक्षक के गुण हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने संबंधी नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। तो इन्होंने जो है अधिगम के 3 जो है प्रमुख नियम और 5 जो हैं गौड़ नियम, सहायक नियम बताए थे। तो 3 प्रमुख नियम जो हैं उनमें लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रैक्टिस और तीसरा प्रभाव, ये तीनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो अगर इसमें संबद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धांत की बात की जाए तो इवान पी पावलोव करके इन्होंने दिया था। और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। इवान पी पावलोव, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस सिद्धांत की नैतिक और यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल दे रखा है इसमें, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी के नाम से संबोधित किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल करके हो जाएगा, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को स्किनर का क्रिया प्रसूति सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, डॉक्टर के का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर का क्रिया प्रसूति, ठीक है, स्किनर का क्रिया प्रसूति सिद्धांत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 में क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव, दूसरे का क्या हो जाएगा? बी। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है। क्लार्क का हल का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत आपको पता है, बी एफ स्किनर। तो इसमें देखिए पहले का चौथा, ए का डी, पहले का डी किसमें दिया है देख लेते हैं। पहले का डी इसमें है, ठीक, और दूसरे का क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरे का सी नहीं है इसमें है दूसरे का सी, ठीक, पहले का डी, दूसरे का सी, और तीसरे का क्रिया प्रसूति बी, तीसरे का बी इसमें है, डी ऑप्शन में ही है, और चौथे का जो है फर्स्ट क्लार्क हल, चौथे का पहला। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसके अनुसार जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है? आयु बढ़ती है तो उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है, किसके अनुसार ये है पूछा जा रहा है? तो ये पियाजे के अनुसार, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? पियाजे की है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।